तो भाई बहन एक साथ अपडेट वाली वीडियो लेकर आ गए हैं भाई साहब। लेकिन फर्क इतना है कि जो चालू अप्पी की तरफ से जो आया है वो फादर इन लॉ की तरफ से अपडेट आई है, समझ गए। और जो जनाब का आया है वो फादर और फादर की फरिश्ता बहू की तरफ से अपडेट आई। और ले भाई फादर की तरफ से फनी डाल सकता था, अब तो फनी बराबर का पार्टनर है, घर में, गाड़ी में, बिजनेस में, जिंदगी में, तो वो डाल सकता था कि मेरे फादर की अपडेट यानी कि मेरे पापा की अपडेट। व्लॉग एडिट किया, करवाया, कहाँ से किया वो भैया ये बेहतर जाने। छोटी छोटी सी क्लिपिंग थी जो 4 दिन तक शूट करा उसने, और शुरुआत वहीं से हुई जहाँ से उसने व्लॉग छोड़ा था। बेचारा इतना डर रहा था कि डर के मारे घिग्गी बंधी हुई थी भाई उसकी, क्योंकि वो फ्लाइट में सफ़र कर रहा था और फ्लाइट से फनी बाबू को बहुत ज़्यादा डर लगता है। और डरते डरते फनी भाई ने क्या क्या किया है वही तो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ये जो है अपनी अम्मा को लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें थंबनेल नहीं लगाया है, लेकिन भाई ये इनकी एक ट्रिक है। और बोला गया, अब बोला क्या गया होगा, एक्चुअली ये काम तो चालू अप्पी का, क्योंकि फनी का तो इतना भी बस की नहीं है कि वो एडिटिंग कर ले। वो जो बचा कुचा उसको जो मिलता था ना कि तुम चलो अपने चैनल पर अपलोड कर लो, तो वो भी उसको व्लॉग कौन एडिट कर कर देता था? ऑफ कोर्स उनका एडिटर। तो ये इस आदमी की बस की इतना भी नहीं है कि कोई 6-8 महीने में ही एडिटिंग सीख लेता है, और ये 3 साल में नहीं सीख पाया भाई साहब। गुड फॉर नथिंग, इसको कहते हैं रियल आलसी बंदा। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि चालू नहीं चाहती होगी कि ये सीखे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसको जो लॉलीपॉप पकड़ाई है ना, ये जो छोटा सा चैनल खोल कर कि लो तुम बच्चा कुछ वहां पर अपलोड कर दो, वो भी नहीं कराती। हो सकता है फनी के नाटक हुए हों और इसलिए हुए हों, लेकिन जब तेरा चैनल खुल गया था भाई अपने पापा का, तो अपडेट तू वहां पे कर लेती। अब तो चालू ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो तेरा अपना चैनल। हाँ, तुम्हारी बीवी ने इतनी भी इजाजत नहीं दी कि तुम अपने पापा की अपडेट अपने चैनल पर दे दो। वेरी सैड। गुड को भाई मैं होती ना आपकी जगह, मैं नहीं सहती भाई। आपकी बीवी को इतना तो समझना चाहिए कि अब आप इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पर खड़े हो। सॉरी, आप तो फ्लाइट में बैठे हो हेडफोन लगा के और डर नहीं रहे थे, आप गाने एंजॉय कर रहे थे। और जहां से व्लॉगिंग छोड़कर गए थे फ्लाइट में बैठे हुए, वहीं से व्लॉगिंग शुरू कर दी। और अब आप सोच रहे होंगे सुबह से पॉडकास्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरी प्यारी सी एक सब्सक्राइबर है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं इस पर अपना रिव्यू दूं, और मैंने उनसे प्रॉमिस भी कर दिया था कि सुबह जनाब का आएगा और दोपहर तक आपको इसका मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना भाई साहब, उन्होंने मेरा मूड इतना ज्यादा खराब किया ना, मैं क्या ही बताऊं। खैर उनके कर्मों की सजा तो उन्हें मिल ही जाएगी, लेकिन मैं फिर चिल्ड हो गई बाद में। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, क्योंकि मेरा जो ना सब्र वो बहुत जल्दी असर दिखाता है भाई, और एक नहीं कई मामलों में। कभी वक्त आएगा तो शेयर करूंगी आपके साथ। तो फनी भाई ने जो शेयर करा है पहले वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो फनी भाई बैठे हैं अपने फ्लाइट में और अपने भाई से, पॉइंट टू बी नोटेड, अपने उस भाई से जिसकी जॉब की छुट्टी कराकर 3-4 दिन के लिए फ्लाइट, ओहो हो सॉरी, वैसे तो देखने में इकोनॉमी क्लास ही लग रही है, पर पता नहीं चलता ना किस फ्लाइट का क्या सिस्टम है, कैसा है। क्योंकि भाई साहब ये तो ईगो इसकी थोड़ी अलग है। अगर किसी को फर्स्ट फ्लाइट भी कराएंगे और चाहेंगे कि इनको डर ना लगे, तो ये चाहेंगे कि बिजनेस क्लास में जाएं। अब कई सारे मेरे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने ये भी बताया, तो मे भी शायद ये हो सकता है कि ये बिजनेस क्लास हो, क्योंकि मुझे इस वाली फ्लाइट का पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं। तो वो आराम से बैठा हुआ और वो अपने भाई से कह रहा है जो जिसकी खुद की फर्स्ट फ्लाइट है कि तुझे डर तो नहीं लग रहा? उसने कहा है हम क्यों डरेंगे ये। और जिस तरीके से भाई साहब पूरी बत्ती सी दिखा के उसने कहा ना, सच्ची में मुझे भी हंसी आ गई। भाई तू डरता है, तेरी बीवी डरती है, तेरा खानदान डरता है, तेरा पूरा ससुराल डरता है, वो नहीं डरता, तो उसे जबरदस्ती क्यों डरा रहा है? और पहली बार में ही वो खुश हो गया, वाह मेरी पहली फ्लाइट है, चलो मैं चलता हूँ। तो बेचारा छुट्टी लेकर निकल लिया तुम्हारे साथ, और ऊपर से बार बार तुम मुझसे कह रहे हो कि डर तो नहीं लग रहा, और उसको कह रहा है कि तुम मुझे रिकॉर्ड करो, मैं आंख बंद करके ना रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा हूँ, डरते डरते गाने एंजॉय कर रहा हूँ। वाह फनी बाबू, यही से तुमने दिखा दिया कि कितने ड्रामेबाज हो। तो मजा आ रहा है हमें तो, हमें तो मजा आ रहा है। वो बेचारा वैसे बोला सा, मैं बस एक मजाक कर रही हूँ उसके लिए कि वो लड़का अच्छा है। रियली मैं बता रही हूँ कि मैंने जितना जाना समझा है ना इनको, इनके व्लॉग से, वो सीधा सादा सा है और हंसता मुस्कुराता ही रहता है, कभी ऐसी चीजों में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे ये आदमी है। और ओवर एक्टिंग तो ऐसे कर रहा था, ओ हो जैसे फ्लाइट जो है टेक ऑफ करी थी तो कितना ज्यादा डर रहा है। अरे भाई साहब ओवर एक्टिंग की दुकान बस कर भाई, तेरे को एक्टिंग करनी नहीं आती। ये अपने पापा के पास जा रहा है। देखो अब तो हमें बाद में खैर इसी व्लॉग से पता चल गया है कि इसके पापा जो है अब ठीक हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं, अपने घर भी आ गए हैं, डिस्चार्ज
होकर। और तो और पूरे गांव मोहल्ले में घूमने के लिए भी निकल पड़े हैं, गांव भ्रमण करने के लिए। तो अब आके कोई मुझे ये मत बोल देना कि ऐसे टाइम में आप ऐसे बोल रहे हो। अब जब उन्होंने सेपरेट सेपरेट कंटेंट बना लिया है तो भैया हम तो चालू के कंटेंट पे ही बात कर रहे हैं, उसी ने कहा है अपने फादर इन लॉ के लिए, तो हम तो उसी के हिसाब से बात करेंगे। लेकिन दिखाने की ये कोशिश जब तक तो पहुंचे ही नहीं थे, हमें तो यही पता था ना कि उसके फादर इन लॉ की अभी तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, मतलब वो अपने पापा के पास मिलने के लिए जा रहा है, वो हॉस्पिटलाइज और कंडीशन का भी नहीं पता है क्योंकि इन्होंने कोई अपडेट दी नहीं थी। ऐसे में कोई अगर ऐसे इतरा रहा हो, ओवर एक्टिंग कर रहा हो, आप क्या सोचेंगे बताओ जरा कमेंट में जल्दी से बताना। और उतने में भी उसको इतना सांस, इतनी हिम्मत मिल रही है भाई साहब कि 12 मिनट 3 सेकंड के व्लॉग को शूट करने के लिए बादल दिखाएंगे, समुंदर दिखाएंगे, ब्रिज दिखाएंगे और टेक ऑफ दिखाएंगे और लैंडेड दिखाएंगे। तो कहता है कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? बिल्कुल डर नहीं लग रहा भाई। सब तो कोई तुम्हारी तरह नहीं है, कल को हो सकता है उसकी किस्मत में अल्लाह ताला ने प्लान करके रखा हो सकता है वो कुछ दिनों में ही उम्रा करने चला जाए। तुम तो चाह कर भी नहीं जा पाते हो, पैसा है, वक्त है, लेकिन नहीं जाएंगे। अभी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया, बड़ा अच्छा किया कि जैसे इनके साथ एक के बाद मुसीबतें आ रही हैं तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सारी चीजों को छोड़कर, हर चीज को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की राह में चले जाना चाहिए। तो जैसे इनके साथ एक के बाद मुसीबत आ रही है कि पिछले 2 साल से मैडम की बीमारी ही वो एक के बाद मतलब रिकवर हो रही है, फिर आ रही है सामने से। और 6 साल से अगर आप देखोगे तो इस 6 साल में इनके पापा को ये 3rd टाइम एडमिट कराया गया है। कितनी बार मैडम के साथ प्रॉब्लम हुई है, इनकी मम्मी के साथ प्रॉब्लम हुई है। ऐसे में ये कहते हैं कि आप सबसे पहले खुदा को याद करो, उम्रा पर जाओ, पॉसिबल हो तो हज कराओ। क्योंकि देखो किसी के पास पैसा नहीं है और किसी के पास बेशुमार पैसा, और किसी के पास जिम्मेदारियां हैं तो किसी के पास ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है। तुम जो है 15-15 दिन के लिए टूर निकल सकते हो पूरी इंडिया घूमने के लिए कि आगरा, दिल्ली, मोदाहा, फलाना, भोपाल, ये वो, लेकिन तुम 6 से 14 दिन के लिए उम्रा पर नहीं जा सकते। भाई ये कैसा एक्सक्यूज है? जबकि अब तो हम देख रहे हैं कि 2 साल से जनाब कुछ काम भी नहीं कर रहे। खैर ये कमेंट था और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट, और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं जब आप अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर करते हो। बस वही से तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। दुनिया कहे कुछ भी, मैं तो भाई साहब आपके लिए पॉडकास्ट बनाती हूँ, आप कहोगे तो 10 भी बना दूंगी। और जैसे आज का था, मूड ठीक नहीं था तो नहीं बनाए, ये पहला ही जा रहा है। तो इनको ऐसे में जब अपडेट भी नहीं दी है, उनको सब कुछ बादल, घटा, ये मतलब पूरा व्लॉग बनाना है भाई। अगर वो कम रह जाएगी लेंथ तो फिर चालू पे डांटेगी, टिकट फ्लाइट के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। और फिर लैंड हो जाता है, फ्लाइट हो जाती है एक्चुअली, हाँ फ्लाइट लैंड हो जाती है और प्लेन लैंड हो जाता है। तो पूछ रहा है कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? अरे भाई अपना बता, ओवर एक्टिंग की दुकान। फ्रेंड फ्लाइट लैंड हो गई है, अब चलते हैं बाहर। तो उसने कहा एक्सपीरियंस मजा आया, तो कहता डर नहीं लगा? नहीं लगा। अरे भाई तू अपनी बात करना, उसको डर नहीं लगता, वो बता चुका है पहले। चलो फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह से आपको सबको जो है एयरपोर्ट लुक दिखा देता हूँ मैं, पूरा एयरपोर्ट भी घुमा देता हूँ और बता देता हूँ कि लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंचा। अब कई सारे लोग इस बात को पूछ रहे थे कि इनके पापा तो कानपुर में है, तो भाई कहीं से भी जो फ्लाइट्स हैं वो कानपुर में थोड़ी कम है और जो स्टेशन है वो लखनऊ में बड़ा है, वहाँ पर आपको फ्लाइट्स ज़्यादा अवेलेबल हो जाती हैं और ज़्यादा मतलब आती जाती रहती। तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि आप बजाय इसके कि वहाँ की फ़्लाइट के लिए वो वेट करो, तो आप लखनऊ पहुंच जाओ और वहां से वाया आप किसी भी थ्रू कानपुर पहुंच जाओ। क्योंकि कानपुर का और लखनऊ का आई थिंक 90 किलोमीटर का पड़ता है। आप ये मानकर चलो कि 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, हम यहाँ से लेंगे सीधा गाड़ी और पहुंचते हैं कानपुर पापा के पास और देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा। और कहता है आज बहुत टर्बुलेंस था, पूरे टाइम तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा था, इसलिए मैं डर रहा था, मैं थर कांप रहा था। ये हेडफोन लगा के कानों में गाने सुनकर मुझे तो ऐसा शक हो रहा है कि ये गाने सुन रहा था या चालू अप्पी की आवाज़ सुन रहा था। आप मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि जब टर्बुलेंस हो रहे हैं आपको डर लग रहा है, हाँ अगर आपको लगता है तो, अगर आपको डर लग रहा है और ऐसे में चालू अप्पी अपनी आवाज़ में इसको कॉल पे धमका रही हो या डांट रही हो, सर कॉल तो नहीं कर सकते हाँ, लेकिन वॉइस नोट हो सकता है छोड़ दिए हो, वो सुने जा सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है टर्बुलेंस के डर से। जोक्स अपार्ट। और ये देखो ये इतने करीब से वीडियो बना रहा है तो भाई इसके दांत मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक बात बताओ, 3 साल हो गए इसको यहाँ पर आए हुए और ये कहते थे ना गुटखा किंग गुटखा खाता था। तो इसने ये कहा कि हाँ हो मैं गुटखा किंग, तो वो भी कहती थी फ्रेंड्स ये पहले खाते थे अब नहीं खाते, अब इन्होंने छोड़ दिया है। हाँ पहले कोई खाता था, कोई अब तो छोड़ देता है, तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। और इसने इसके दांत 1-2 दफा क्लीन करा दिए, लेकिन इसके दांत गंदे हैं। वहीं आप देखोगे तो इसका भाई जो बत्ती सी दिखाकर हंस रहा था, उसकी एकदम नीट एंड क्लीन दांत है, जैसे होते हैं एकदम सफेद और अच्छे साफ सुथरे, क्योंकि उसको गंदी चीजें खाने की आदत नहीं है। और इसको देखो जो ये खाते हैं ना जिस तरह से लोग, उनके दांत ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब उबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े, पता नहीं
और गंदे भी। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि चालू अपी ना अपने तो बदलवा लिए थे, इसके भी बदलवा देती। क्या बोलती है पब्लिक। और मैंने कहा था ना रेजेंसी तो रेजेंसी दिखाया है, और ये वही वाला रेजेंसी था जिसमें मैं भी गई थी। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी रेजेंसी तक, और पता नहीं क्या कह के पटापुटू के भाई साहब। हाँ, और यही है वो सर्वोदय नगर वाला, ये कानपुर के सर्वोदय नगर वाला ये रेजेंसी है। वैसे रेजेंसी वहाँ पे शायद 1-2 है, बट ये वही वाला है। तो यहाँ पे वैसे तो मुझे नहीं पता इन्होंने क्या कह के उनसे ये बोला कि भाई हम रिकॉर्ड कर ले, ये कर ले। वैसे तो डॉक्टर अलाउड नहीं करते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इवन किसी भी पब्लिक प्लेस पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। दरवाजा खोलते हुए दिखाया नहीं, सिर्फ दरवाजे से और घुस के सीधा विंडो से दिखा दिया, भाई साहब हम पहुंच गए हैं रेजेंसी होटल। फ्रेंड यहाँ पे देखो पापा मोबाइल चला रहे हैं और मान नहीं रहे हैं मोबाइल चलाने से, छोटे बच्चे हैं क्या। कहता है मान ही नहीं रहे हैं मोबाइल चलाने। अब मुझे कोई एक बात बताओ, इन्होंने बताया है कि उनको ब्रेन स्ट्रोक आया है, तो क्या कोई ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट मोबाइल चलाता है? लाइक सीरियसली। और भाई साहब अपडेट दे रहा है, अपडेट हंसी भी आ रही थी मुझे। डे 2 मतलब यहाँ आए हुए डे 2 याद दिला रहा है कि मुझे दूसरा तीसरा दिन हो गया, क्योंकि 4 दिन से ज्यादा इजाजत नहीं दी है चालू ने कि तुम 4 दिन से ज्यादा वहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं टिक सकते। तो फ्रेंड आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये हो रहा है वो हो रहा है, और पैरेट ग्रीन कलर का तोते कलर का टी शर्ट पहनकर बैठा हुआ है, पता नहीं कैसे मूसी हुई है। बीवी ने पैकिंग करी थी, प्रेस नहीं कर दी। कहता है फ्रेंड मैं आ गया था, कल से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तू तो वहीं से ब्लॉग बनाता ही आ रहा है, तूने ब्लॉग बनाने के लिए छोड़ा क्या भाई? और तू क्या ब्लॉग बनाता? तेरे पापा गेम खेले तोबा तोबा, तेरे पापा गेम खेले थे तो उनको रिकॉर्ड करता और क्या ही दिखाता बता। अगर तू अस्पताल में रुका हुआ था अपने पापा के पास तो वहां पे दिखाता क्या कि मेरे पापा गेम खेले और यही कह रहा था शिकायत करके कि मेरे पापा फोन नहीं रख रहे। हद है। कहता है मेरा व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई। हिम्मत तो उसी टाइम से करता आ रहा है जिस टाइम से तेरे को पता लगा। पूरी अपडेट तू वहां से देकर आया है और वहां से व्लॉग बना रहा है। एयरपोर्ट का बना रहा है भाई साहब, रास्ते का बना रहा है, और तूने रेजेंसी होटल का सॉरी हॉस्पिटल का दिखाया है, सब कुछ तो दिखा रहा है। तो तू व्लॉग में रह क्या गया भाई? हाँ वो तब रहता जब तू जिस दिन जाने वाला था उस दिन तू सारी अपडेट देता कि मैं वहां से, आपने पिछले व्लॉग में देखा, मैं पहुंच गया, फिर मैं पापा के पास गया, पापा ठीक हैं और ऐसे ऐसे बात है, पापा अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए हैं, ऐसे ऐसी परेशानी थी और अब हमारा आज जाने का टाइम हो गया और हमने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे हाथ नहीं उठे, क्योंकि मेरे पापा ज्यादा बीमार थे। पर तेरे हाथ तो उठ ही गए ना, क्योंकि तेरे पापा के खुद के मोबाइल में हाथ में मोबाइल उठ गया। अब लोग कहेंगे कितनी इनसेंसिटिव हो भाई, इन्होंने कितना इनसेंसिटिव व्लॉग बनाया, तो मैं क्या करूं? जरा सीरियसनेस नहीं लग रही थी। बताऊंगी आगे चल के, आगे भी शेयर करूंगी। कहता है मैं पहुंचा हूं कानपुर, उसके बाद बहुत सारी चीजें करनी थी वहां पर, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज थी। अच्छा जब एडमिट कराया था तो वो फॉर्मेलिटीज किसने की? इसका मतलब तुमने आने के बाद एडमिट कराया, वो फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी की, या ये कहो कि फॉर्मेलिटीज पूरी होने से पहले उन्होंने एडमिट कर लिया एक रात पहले? क्योंकि ऑफकोर्स तुमने तो उनको एक दिन पहले ही भेज दिया था और तुम अगले दिन आए हो, तो क्योंकि मुझे पापा से मिलना था। और सबसे बड़ी बात, पापा बच्चों जैसे करे थे भैया। सबके पापा की जब उम्र हो जाती है तो वैसे ही करते हैं, जैसे उन्होंने तुम्हें संभाला था ना जब तुम छोटे थे, अब तुम्हारी बारी है उनको संभालने की। पापा कहते हैं मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। एक तो इनके पापा बहुत जिद्दी हैं भाई, अजीब किस्म के बच्चे जैसे हरकतें कर रहे हैं। मैं मोबाइल चलाऊंगा, नहीं तो मुझे घर जाना है। कहता है बात को समझो। वो कहते हैं वो चीजें निकाल के फेंक रहे हैं, फिर मैं बार बार समझा रहा हूँ, उस चीज को समझने को तैयार नहीं है। तो भाई तुम औलाद किस लिए हो? कहते हैं कि कल तक तो उन्होंने यहाँ तक भी बोल दिया कि अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं लेके जा रहे हो तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये ऐसा पेशेंट है, ये धमकी दे रहा है भैया, ये धमकी दे रहे हैं। ये कैसी सीरियसनेस है? फिर ऐसा नहीं लगता कि ये कंटेंट कॉपी करने के लिए कोई छोटी सी चीज को बहाना बनाया गया? कहते हैं वो पता नहीं किस वे में बोल रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे थे। अरे भाई हम भी तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहे, कहना क्या चाहते हो? कहते हैं सबसे बड़ी बात, उनका शुगर 280 300 था। एक दिन में 3 से 4 बार उनको इंसुलिन देना पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बताती हूँ, जब इंसुलिन देने की नौबत आ जाती है ना, इट मीन्स आपकी जो कंडीशन है अब बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गई है। एक होता है टाइप 2 डायबिटीज, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज। इसका मतलब इनके जो पापा थे वो पहले इंसुलिन पे थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी सेहत ओवरऑल देखकर, उनको जिस तरह से उनका खाना पीना सब चीजें, मुझे नहीं लगता कि वो इंसुलिन पर थे। इसका मतलब उनकी टाइप 1 की टाइप 2 की डायबिटीज थी, जो टैबलेट वगैरह लेनी होती है। और अब ये बता रहे हैं कि इंसुलिन लेना पड़ रहा है। इसका मतलब उन्होंने यहाँ पर रहकर लापरवाही करके, इनकी अम्मी की बात ना सुनकर उन्होंने अपनी कंडीशन बिगाड़ ली है, क्योंकि अब हो गया है इनको टाइप 1 का डायबिटीज, यानी कि उनको अब इंसुलिन लग रहा है। और जिनकी इंसुलिन शुरू हो जाती है ना भाई, उनके लिए एक्स्ट्रा केयर की जरूरत हो जाती है। खाना पीना ऑन टाइम, हर चीज़ से
प्रिकॉशन रखना और आपका स्ट्रेस और ये सारी चीज़ों से हर चीज़ का ख्याल रखना। मैं बताऊंगी आपको क्यों मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पर्सनली अभी कुछ दिनों में ये ऑब्जर्व किया। कहते हैं वो मान नहीं रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उनको हल्का सा माइनर सा ब्लॉकेज का भी इशू आया है। ब्लॉकेज के भी चांसेस हो सकते हैं अगर वो नहीं मानते हैं इन चीज़ों, अगर वो इन चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे, खाने पीने में और इन सब चीज़ों में। अब आप मुझे एक बात बताओ, खाना पीना तो आधे से ज़्यादा रोक दिया जाता है इंसुलिन वाले पेशेंट का। मैंने बहुत ही करीब से ये सारी चीज़ें देखी। फिर डॉक्टर ने उनका बहुत समझाया और फिर डॉक्टर ने कहा कि उनके बहुत सारे टेस्ट हुए, 2D को हुआ, ये हुआ, अल्ट्रासाउंड था, सिटी स्कैन था, सब चीज़ें नॉर्मल हैं, उसमें कोई भी चीज़ नहीं आई है। तो फिर इन्होंने कैसे कह दिया उनको ब्रेन स्ट्रोक आया है? अगर आपका सिटी स्कैन हुआ है तो उसमें आता है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, या ब्रेन हेमरेज हुआ है, माइनर हुआ है या जब मेजर हुआ है या मीडियम हुआ है, जो भी है वो सिटी स्कैन में जो है आपकी कंडीशन आती। कहते हैं ऐसा नहीं है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं आपको बता रही हूँ, अगर उनकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट अगर नॉर्मल आई है तो इट मीन्स ये जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं ना, ये उनकी शुगर बढ़ने की वजह से हॉस्पिटलाइज हुए हैं। या तो इनका बीपी एकदम से शूट अप हो गया है और बीपी के साथ साथ ही इनका जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कहता है शायद आज हो सकता है कि उनको डॉक्टर डिस्चार्ज दे दे। देखो ये आया है, एक दिन पहले वो एडमिट हुए हैं, अगले दिन ये पहुंचा है और ये उसका नेक्स्ट डे है, यानी कि इसका ये वहां पे पहुंचे हुए अगला दिन और वो डिस्चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी मैं कुछ दिन पहले के लिए टेस्ट के लिए गई थी अपने, तो वहां पर मुझे एक मतलब फीमेल थी, वो टकराई, तो वो बता रही थी उनकी जो बिटिया है 23 ईयर ओल्ड की थी, और जिस तरीके से उन्होंने उनकी कहानी और जो बच्ची के बारे में बताया था, सच्ची बता रही हूँ ना, रियली बता रही हूँ, मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गई कि एक 22-23 साल की लड़की की उम्र ही कितनी होती, उस बेचारी बच्ची को कितनी ज्यादा तकलीफ है, किस तरीके से वो मैनेज करते हैं खाना पीना, और वो इंसुलिन पर थी बच्ची, और कैसे उसको हर चीज से रोका जाता है, कैसे वो तरसता है। यहाँ से जिंदगी शुरू होती है। 22-23 साल के बाद लोगों की, बच्चियों की या बच्चे हो, कोई भी हो गए, उनका करियर और उनकी नई तरह से जिंदगी शुरू होती है जब वो अपनी कुछ चीजों को फ्रीडम के साथ कर सकते हैं। उससे पहले वो अपना पढ़ रहे होते हैं, स्कूल में कॉलेज में होते हैं, फिर वो जब अपने वर्किंग प्रोफेशनल में आ जाते हैं तो उनको कुछ चीजों की रियायत मिल जाती है, और ऐसे में खाना पीना, आना जाना, स्ट्रेस करना, हर चीज पर अगर पाबंदी लगाना, और उसके साथ ना और भी बहुत, बेचारी बच्ची के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था, लेकिन मैं नहीं शेयर करना चाहती, बट मैं ये कंडीशन को सिमिलर मैं बताना चाह रही हूँ कि कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। मैंने इतना डिटेल में उनके साथ शेयर किया, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, और मुझे उस चीज का बहुत ज्यादा फील हुआ। ये कितनी बड़ी तकलीफ है। जब आप इंसुलिन पर रहते हो ना, तो आपको बहुत छोटी छोटी हर एक चीज का ख्याल रखना पड़ता। तो वो 23 साल की बच्ची, उसकी मम्मी उसके साथ कैसे हर टाइम लगी रहती है, हर चीज पर, हर मोमेंट। ऐसे पेशेंट अगर इसके पापा यहाँ पर रह रहे हैं और इनकी अम्मी खुद बुजुर्ग हैं, तो वो क्या ही अपना कर लेंगे और क्या ही इनके पापा का कर लेंगे। ऐसे में अपने बहू, बेटा, बेटी, कोई भी हो, अपना बच्चा अगर साथ में रहे तो उससे ना केवल हिम्मत बंदी रहती है, बल्कि ये जो परेशानी है ना, इसको भी टाइम रहते चीजें देखी जाती है। और क्या जब जनाब अपने पापा के लिए, अच्छे के लिए, बेहतरी के लिए, वो सारी चीजों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर या कैसे भी कर वो कर सकते हैं, तो ये जनाब का जीजा जो है ये नहीं कर सकता? कैसा इंसान है ये। ना तो वो अपनी भाभी से कुछ सीखती है, ना ये अपने साले साहब से कुछ सीखते हैं। लेकिन हाँ, सीखा जरूर है, ज्ञान बांटना वो बराबर चलता रहता है भाई, और कंटेंट की होड़ करना, बहुत सारे काम थे, ऊपर नीचे भागना, और सबने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किया। भाई एक दिन तो पहले तू आया है, तेरे पापा मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, कोई ऐसा तूने दिखाया नहीं कि तू कौन से काम कर रहा है, कौन से, बस तूने मोबाइल पे गेम खेलते हुए दिखा दिया, बस तूने यही गलती कर दी। और कौन सी तू भागी दौड़ी कर रहा था, वो सीरियस कंडीशन थी नहीं जिसमें तुझे भागा दौड़ी करनी थी। और भागा दौड़ी कुछ नहीं होती है, सिर्फ वहीं पर ही आपके सारे टेस्ट वहीं हो जाते हैं। क्या बेवकूफ बना रहा है लोगों को। अब ये तो इतना प्राइवेट हॉस्पिटल है और नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, उनको डजंट मैटर बिल बनाने से मतलब होता है, आपको सारी सुविधाएं आपके बेड प्रोवाइड करा देते हैं। मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ कि आपके बेड पर ही सारे टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। इवन जब मैं हॉस्पिटलाइज थी लास्ट ईयर, तो मेरा एक्सरे भी वहीं पर, एक्सरे मशीन आई और वहीं पर ही एक्सरे कर लेकर चले गए। हाँ, लेकिन MRI के लिए, सॉरी सिटी स्कैन के लिए मुझे जाना पड़ा था उसी बिल्डिंग से नीचे की तरफ। बाकी सारे टेस्ट आपके वहीं से हो जाते हैं। जो बड़ी मशीन वाले होते हैं वो, उनके लिए आपको जाना होता है, तो उसके लिए आपके पास व्हील चेयर होती है, सारी चीजें होती है। तो तू क्या भागा दौड़ी कर रहा था भाई उसमें? तो ऐसी बात नहीं है, सबने बहुत सपोर्ट किया था। हमारे हैदर ने भी सपोर्ट किया था। बताओ, हैदर ने वीडियो कॉल से सपोर्ट कर दिया भाई दादू के लिए। दादू को वो दिख गया तो दादू की चेहरे पर स्माइल आ गई। यस,
ये वजह थी जो मैं बोल रही थी कि अगर चालू आ जाती है अपने बच्चे को लेकर तो ना केवल उसकी दादी का मन बहल जाता, अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती, और वो तो गई भी नहीं बकरा ईद पर, और इसके दादा भी खुश हो जाते। सोचो अगर वीडियो कॉल पर देखकर वो इतने खुश हो गए तो बच्चे को सामने से देखकर खुश नहीं होते। और वहाँ कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं थी, वो आईसीयू में नहीं थे, इसके पापा रूम में एडमिट थे, तो वहाँ ऑफ कोर्स जाया जा सकता था। खुदा ना करे कुछ इससे बड़ी प्रॉब्लम होती तो क्या चालू अपी जब नहीं आती बच्चे को लेकर, लेकिन नहीं, चालू अपी ने तो भाई ठान लिया है कि मैं अब नहीं जाऊंगी 6-8 महीने कहीं पे बच्चे को लेकर, कि 6 महीने को बच्चे को लेकर सारी दुनिया में 30 घंटे की ट्रैवलिंग करती घूम रही थी। जहाँ जरूरत नहीं थी वहां घूम रही थी, और जहां जरूरत थी वहां पर आई नहीं। वो घर से नहीं आई। अब सोचो, देख लो इनकी बातें देख लो, वो घर से नहीं आई कि फ्रेंड्स यहाँ पे पापा है तो पापा की वजह से हम नहीं जा रहे। इसने भी कह दिया इसके बाबा बीमार है वो नहीं जा रहे, और पापा को तो खुद 2-2 ढाई घंटे छोड़ के जनाब खुद जा रहे हैं जो कि उनकी जिम्मेदारी है अपने पापा का। जी भी लोग हैं यार, वो अपने काम में बिजी हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं, वो व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, वो प्रमोशन भी कर रहे हैं लेबल DKI का। अगर वो सारी चीजें सही हैं और अपनी बीवी को भी देख रहे हैं और अपनी जो भी उनके शूटिंग हुई है उसमें जो एडिटिंग चल रही है 2-2 घंटे वो वहां पर भी दे रहे हैं, अगर वो अपनी लाइफ में लौट आए हैं और लाइफ को उसके साथ, मतलब जो प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, तो ये चालू अपी पर अप्लाई क्यों नहीं होता भाई? जब यहाँ पर सब हैं देखने के लिए और तुम्हारी जरूरत वहां थी, तो दिखा दिया तुमने दोगलापन के तुम्हारे पापा ज्यादा सगे हैं और फादर इन लॉ ज्यादा सगे नहीं है। जस्ट बिकॉज तुम्हें बच्चे के नाम का बहाना मिल गया कि मैं बच्चे की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकती, तो झूठ है ये। तुम खुद नहीं जाना चाहती हो, सबको पता, या फिर इसको पहले से पता था कि कंडीशन ऐसी है ही नहीं, शुगर बढ़ गया है, वो तो नॉर्मल बात है क्योंकि अब से थोड़ी कई सालों से उनको शुगर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बहुत काफी बेहतर है। कहते हैं सबसे बेहतर बात ये हुई कि डॉक्टर ने बोला है कि सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि आप इनको टाइम से लेकर आ गए। वाह फनी बाबू, अब ये आपकी स्क्रिप्ट इससे मैच नहीं हो रही, तो कहते हैं आप इसको टाइम से लेकर आ गए इनको, तो वो हमारा डिसीजन बहुत अच्छा। ये तो है, अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इमीडिएट सबसे पहले आपको मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए। ये मत सोचो कि संडे है या मंडे है या नहीं है या दूर है या पास है, आपको सब कोशिश तो कम से कम करनी ही पड़ेगी ना, जिससे कि और ज्यादा लेट ना हो जाए। हमें नहीं पता था कि वो जब तक चेकअप नहीं होगा तो क्या पता चलेगा कि क्या हो रहा है। कहते हैं ये लोग वहां से टाइमली निकल आए वहां से, फिर मैंने भी चीजें देखी, मैंने भी वहां से मैनेज करा। भाई तूने क्या मैनेज करा? तेरी बीवी ने पैसों से मैनेज करा, घर वालों ने भी कहा, मैंने कहा भाई आपको अभी इसी वक्त निकलना है। किससे कहा तूने? है ना, तू उनकी खुद की औलाद है इकलौता, और उनकी बहन, सॉरी तेरी बहन है इकलौती। अब मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर ईद के टाइम ही आ गई थी, तो तुम्हारे बहनोई और तुम्हारी बहन वगैरह सब मिलकर ले आए थे, क्योंकि वो तो इसने जिक्र करा ही नहीं है कि मेरी बहन या मेरे बहनोई जो है वो लेकर आ गए थे पापा को, जैसे कि तुम और तुम्हारी बीवी जो है अपने फादर इन लॉ के लिए कर रहे हैं। कहता है लेकिन पापा का इरादा ये था कि हम एक दिन बाद जाए। क्यों टालना भाई? अगर अब तकलीफ है तो ऑफकोर्स सबसे पहले उसको देखना चाहिए। तो हमने कहा नहीं आज ही मिलना। चालू ने हमने डिस्कस किया कि नहीं आज ही है, और जाके ले जाओ, जाके एडमिट करा लो, मैं आ जाऊंगा साहब बन के पीछे से बाद में फ्लाइट पकड़ के। यस, फिर अब इन्होंने नाम लिया 3 मिनट 16 सेकंड पर कि सैफी था और यूसुफ भाई थे। मैंने कहा था ना बकरीद के टाइम पर इनकी बहन आ गई होंगी, तो वो दोनों ने मिलकर लेकर चले गए, इस वजह से ये यहाँ पर पड़ा रहा। सही है, बढ़िया है, बढ़िया है भाई। वो अपने ससुर साहब का देख लेंगे, तू जाके अपने ससुर साहब का देख ले, कहता है। तो फिर जाके उनको एडमिट कराया, तो उस टाइम उनकी शुगर थी 380 थी उनकी शुगर, और BP भी काफी बढ़ा हुआ था, जो कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये वाकई में बहुत खतरनाक होता है, ये कोई भी असर ले लेता है। डॉक्टर भी शौक हो गया। डॉक्टर ने कहा माशाल्लाह इतने स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासा खाते पीते हैं, और गुटखा तो बहुत ही ज्यादा खाते भाई अपने पापा को क्यों नहीं रोकता है खराब चीज को खाने से? क्या कोई शुगर पेशेंट, क्या कोई BP वाला पेशेंट गुटखा या तंबाकू खैनी जो भी कुछ ये खाते हैं वो खाना सही बात है क्या? वो उनकी सेहत के लिए अच्छा है क्या? अच्छा है तो फिर तो जनाब को भी जो है अपने पापा को खिलाना चाहिए, अगर ये सारी चीजें अच्छी हैं तो। कि मुद्दा के तो सारे ही लोग खाते हैं भाई, सारे लोग खाते हैं, वहाँ पे औरतें भी खाती हैं। कहता है अगर लेट हो जाते हैं तो हेमरेज होने के चांसेस थे, ऑफ कोर्स खतरा बना रहता है। कहता है फिर एक चीज है, क्योंकि पहली बात तो पापा बच्चों जैसे, कहता है पापा जो है ना इस चीज को समझने को तैयार ही नहीं है कि वो मतलब वो बीमार हैं। तो भाई तुम किस काम के हो? एक तो बीमार पेशेंट, ऊपर से बुजुर्ग पेशेंट, तो ये तो बच्चों की जिम्मेदारी बनती है ना उनको किस तरीके से मैनेज करना है। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मैनेज नहीं किया? जब तुम चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, तब भी तुम्हारी केयर की ना, तुम्हारी बातों को समझा, तुम्हें सराहा, तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हारे हर चीज पे तुम्हें अच्छी बुरी चीज के लिए बताया। तुम्हारी बारी है तो भाई साहब शहर छोड़ छोड़ के दूसरे शहरों में पड़े रहो अपनी बीवी के साथ। कहता है डॉक्टर बोल रहा है, सब बोल रहे हैं, फिर सबने जाकर उनको समझाया, तब जाकर उन्होंने सारे टेस्ट करवाए, 2D इको,
अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ये सारे टेस्ट फिर करवाए। कहता है तो टेस्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया। अब ये बात इसने दूसरी बार दोहराई है क्योंकि इसको भी लेंथ बढ़ानी कहता है, और खाना पीना ये सब कुछ करना है, और शुगर की चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है, शुगर की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं कहता है। और वही पापा के साथ हुआ कि पता नहीं किसकी दुआएं लग गई हैं और अल्लाह की पता नहीं क्या मर्जी थी कि पापा डेंजर के बाहर हैं। अभी सोचो जब तुम वहां दूर रहते हो, अभी तो चलो अल्लाह का शुक्र है कि ये हल्की चीज पर ही ऐसे होके चला गया, किस्मत अच्छी था, न जाने किसकी दुआएं थी। और जिनको एक बार ये सारी प्रॉब्लम रहती है, जिनको जो हाइपरटेंशन में के पेशेंट होते हैं, जो बीपी के पेशेंट होते, शुगर के पेशेंट होते हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की केयर की ज़रूरत होती है। उनको खाना पीना हर चीज़, अपना लाइफस्टाइल, अपना सब चीज़, स्ट्रेस से दूर रखना, टेंशन से दूर रखना, बुरी खबर से दूर रखना, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत केयर की ज़रूरत होती है। और तुमने तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी को अकेला छोड़ रखा है, वहाँ मजे कर रहे हो अपनी ज़िंदगी। कहता है अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल और मैं यहाँ नहाने के लिए आ गया था। भैया तो नहाने के लिए आ गया था, इसका मतलब यहाँ पे इसने साले साहब से कॉपी मार ली। भाई साहब पूरा कंटेंट कॉपी कर लिया। हमने भी यहाँ पे रूम ले लिया। ये भाई साहब होटल में है किसी में, कल का पूरा दिन, कल का पूरी रात, पूरा दिन हो गया, मतलब 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। अब मैं सोऊंगा क्योंकि पापा की तबीयत ठीक है। आप सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखो इसने क्लियर बता दिया है और उनके पापा भी अच्छे से दिख गए हैं सही से, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उन बस शुगर ही बढ़ा हुआ होगा, जो सारे टेस्ट हैं उसी की वजह से ही सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि इनको कोई भी ऐसा मेजर इशू था ही नहीं। शुगर बढ़ता है, इतना ज़्यादा शुगर बढ़ जाता है तो ऑफ कोर्स हालत ख़राब हो जाती है। जो इनको सिम्टम्स आ रहे होंगे इसकी वजह से यहाँ पे शुगर को कंट्रोल करने के लिए इनको एडमिट किया गया। तो फ्रेंड मैंने पापा की सारी रिपोर्ट चेक कर ली है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ब्रेन स्ट्रोक का बोला कैसे भाई तूने, ब्रेन स्ट्रोक कुछ भी नहीं होता है क्या? क्या रिपोर्ट में क्लॉटिंग कुछ भी नहीं आता? भाई इतना कितना बेवकूफ़ बनाओगे लोगों को, थोड़ी तो शर्म करो। तुम्हें बोलना था, तुम ये बोलते कि पापा की तबीयत खराब हुई है, हमें नहीं पता उनको क्या हुआ है, वो तो डॉक्टर बताएंगे तब उसके बाद बताएंगे। तो फिर तुमने कैसे कह दिया कि ब्रेन स्ट्रोक आया? मतलब ब्रेन स्ट्रोक इनके लिए ऐसी मामूली चीज हो रही कि हर कोई इसी के नाम को गा रहा है। ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, जिस पर बीतती है ना उसको ही पता चलता। तुम लोग ना झूठ बोलने से 4 बार सोचो इस चीज के लिए कि तुम कितनी बड़ी बीमारी को कितनी इजीली बोल रहे हो। सीधा बोलते ना कि भाई शुगर उनका शूट अप हो गया, बीपी उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया, अभी हमें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम हुई है, डॉक्टर बताएंगे, रिपोर्ट्स आएगी तब पता चलेगा। पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि भाई ब्रेन हेमरेज हुआ है या ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। इनको ब्रेन स्ट्रोक होता है ना तो इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता, आईसीयू में पेशेंट होता है एंड देन उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कम से कम 1 वीक के लिए, और रिपोर्ट में आ जाता है, तब जाकर डिक्लेयर होता है कि हाँ इनको ब्रेन स्ट्रोक आया था। कहता है और सब रिपोर्ट ठीक आई है, मैंने देख लिया, हो सकता है डॉक्टर आज उनको छोड़ देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। देख लिया इनका झूठ सामने आ गया ना। मुझे सच्ची बता रही हूँ, जिस तरीके से इन्होंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी और अपडेट दी वहां पे जाने से पहले, और जितनी जल्दी इसको भागने की नहीं पड़ी थी, तो बस इसने कंटेंट शिफ्ट करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि भाई पापा की तरफ करने की बजाय, और भाई से बचकर अपना कंटेंट डालने के लिए, क्योंकि तल पापड़ हो रही होगी चालू अब मेरी वीडियो नहीं जा रही तो मेरा चैनल की रीच डाउन हो जाएगी। इतने बड़े चैनल की एक साथ नहीं होती है, किसी के छोटे मोटे चैनल होते हैं, 1-2 दिन ना डालो, 4-5 दिन ना डालो तो उनके चैनल की रीच डाउन चली जाती है। लेकिन बड़े चैनलों की इतनी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारे में चैनल में इंगेजिंग मिलती रहती है, पुरानी वीडियो से कमेंट आते रहते हैं। लेकिन कंटेंट के लिए ये लोग इतना बड़ा झूठ बोल जाएंगे, भाई इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि कम से कम इस आदमी में तो थोड़ी सी इंसानियत है, भाई इसमें भी इंसानियत नहीं है। मैं भी क्या गलत इंसान से उम्मीद लगा रही हूँ, इसमें इंसानियत होती तो शायद अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को, बीमार माँ बाप को यहाँ पर ऐसे छोड़ता नहीं। मुझे तो लगता था कि शायद उनको ना बस शुगर ही है, लेकिन भाई उनको बीपी भी है, शुगर भी है, प्लस उनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम भी है। अभी सोचो इतने सारी चीजें हैं एक इंसान को, और फिर उम्र का तकाजा भी, और उसके बाद उनको लावारिसों की तरह से अकेले छोड़ रखा। हाउस हेल्प जो है ना वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, वो बेटा बहू नहीं बन सकते। और फिर अपने भाई का शुक्रिया अदा करता है, शुक्रिया भाई तो मेरे साथ में आ गए तो मैं बच गया, वरना फ्लाइट में तो मुझे डर लग रहा था, मैं पता नहीं कैसे फ्लाइट को पूरा पार करता। हद है भाई। कहता है कि कोई एहसान नहीं किया, वो तो बस हंसता ही रहता है। नहीं तुम आ गए मेरे बुरे टाइम पे हैं। बुरा टाइम क्या था भाई? बुरे टाइम पे रिकॉर्ड कौन करता है? बुरे टाइम पे वीडियो कौन बनाता है? बादल कौन दिखाता है? टेक ऑफ लैंड होते हुए कौन दिखाता है रिकॉर्ड करके? बुरा टाइम नहीं था फनी भाई, व्लॉगिंग टाइम था। तो फ्रेंड फाइनली पापा हो गए हैं डिस्चार्ज, मैं उनको लेकर जा रहा हूँ, मैंने उनको भेज दिया है, लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैंने उनको भेज दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो होगा वो मैं आपको बता ही दूंगा कि चालू बिल पे करेगी तभी तो हम यहाँ से जा पाएंगे। तो अभी मेरी गाड़ी खड़ी
खड़ी है किया शोरूम में, तो वहां से हम अपनी गाड़ी लेंगे, मेरी गाड़ी लेंगे। ओ माय गॉड, मेरी गाड़ी लेंगे। फनी भाई वो भी आपकी नहीं है, वो भी चालू अप्पी की। अब भाई पता नहीं वो कौन थे जो उनको पूरा चार्ट समझा रहे थे, पूरी रिपोर्ट सब रखी हुई थी, अम्मी को बताया जा रहा था कि क्या देना है, कैसे देना है। अब बताओ, वो तो खुद बेचारी बुजुर्ग है, अपना करे, पापा का देखें, घर का देखें, क्या करें। लेकिन घुमा घुमा के चार्ट भी दिखा दिया भाई साहब पूरे कि क्या देना है, कैसे देना है, कौन सी चीज मना है, कौन सी चीज नहीं है। फिर उससे अगला दिन हो गया, हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, चालू के जहां में आपका स्वागत है। फाइनली मैंने आधा व्लॉग होने के बाद मैंने ओपनिंग ले ली और चालू के कमरे में से। और भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे इसने ये वाला कुर्ता यहीं के लिए परमानेंट फिक्स करके रख रखा है। जब भी मैं ये कहूंगा ना गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, तब मैं यही कुर्ता लाइनिंग वाला पहनूंगा, क्योंकि इसको यहीं छोड़कर चला जाता है। और जब भी आता है ना, इसी कुर्ते में हमेशा यही क्लिपिंग रिकॉर्ड होती है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तो आप सब खैरियत से होंगे, आज है जुमा, बस आप चलते हैं। और ये 3 दिन का व्लॉग था इसका, जुमे तक का इसने रिकॉर्ड कर लिया। मतलब बीच में हो सकता है एक आध दिन इसने रिकॉर्ड नहीं करा हो, क्योंकि ये मंडे को आया है, ट्यूसडे को इसने रिकॉर्ड करा ग्रीन वाली टी शर्ट में, और उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे को इसने नहीं कराया, फिर इसने फ्राइडे को रिकॉर्ड करा। तो हम जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए और उस जाएंगे। अम्मी ने बनाया नाश्ता, चलो हम नाश्ता खाएंगे। कहता है देखते हैं अम्मी ने क्या बनाया है नाश्ते में, उसके बाद चलते हैं नमाज के लिए। फ्रेंड ये है आज का नाश्ता, हलवा और दूध। और ये देखिए बिल्कुल फिट है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड मैंने पुराना कुर्ता ही पहन लिया, अम्मी मेरे पुराने कपड़ों पर प्रेस करनी, तू तो भैया आज ही भागने वाला है, अम्मी से प्रेस करवा के क्यों रखवा रहा है। कहते हैं हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, पापा भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। घर से निकला, सड़क दिखाया, मस्जिद पहुंचा, मस्जिद दिखाई, नमाज दिखाई, वापस आया। लेकिन हाँ बीच में रुको जरा सब्र करो, एक बार ये भी बोला बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो फ्रेंड अभी मेरे दोस्त सब आ गए हैं, तो हम कुछ गर्मी का इंतजाम करते हैं, हम उनके लिए ठंडा वंडा कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं। मेहमान आए हैं, उनको तो कुछ खिलाना पड़ेगा गर्मी में। ओहो, ये हमने मंगाई है स्लाइस, सारा तो ब्लॉग बना रहा फिर तो रह क्या गया भाई। और इसको अपडेट देना कहते हैं इनकी नजर में। कहता है मैंने सबको स्लाइस मंगा के पिला दिया, अब ये थोड़ी सी स्लाइस रह गई, अब इसको मैं पीऊंगा। भाई नियत खराब जैसी हरकतें करता है, इतना सब कुछ खाने पीने पैसा होने के बावजूद भी जैसे लोगों को नसीब नहीं होती चीज। और पता नहीं कौन आए थे, तो पापा जी तो अपना गांव भ्रमण करने के लिए भी निकल पड़े। तो फ्रेंड आप सबको पता होगा पापा ऐसे थे, पापा वैसे थे, अम्मी को बिठा के भी हम बात करेंगे। और हम जो है लेकर जाना चाहते हैं। अब ये यहाँ पर सफाई दे रहा है, किस चीज के लिए, बाजी आई हुई है, इसलिए हम अम्मी पापा को अपने साथ अभी नहीं लेकर जा सकते। कुछ दिन बाद जब बाजी वापस चली जाएगी तब अम्मी पापा को हम अपने पास बुला लेंगे, क्योंकि लोगों ने भर भर कर इसको कॉल आउट इस चीज के लिए करा है कि अपने माँ बाप को अपने पास लाकर क्यों नहीं रख लेते हो, क्योंकि उनको अपने बच्चों की जरूरत है। इसने सोचा कि फ्रंट में अगर मैं अम्मी को इमोशनल वे में बिठाकर बात करूंगा तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, मतलब लोग ज़्यादा देखेंगे। थंबनेल भी नहीं लगाऊंगा कुछ भी, अम्मी बैठी हैं, मैं बैठा हूँ, उदास सा चेहरा बना रखा है, वहीं से थंबनेल हम पिक कर लेंगे। तो आप सबकी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि अम्मी भी शुक्रिया अदा कर सके। अम्मी सबने दुआ करिए हमारे पापा के लिए और सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करिए, भैया वो भी शुक्रिया अदा करेंगी। कहते हैं फ्रेंड्स पापा भी इसलिए चिड़चिड़ा रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा खाना, स्पाइसी खाना, वो सब कुछ नहीं मिल रहा। अब देख लो भाई साहब, इंसुलिन वाले डायबिटिक पेशेंट को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सोचो जैसे ये सरक जाएगा तो क्या वो इनकी अम्मी की बात को, इनकी अम्मा की बात को मान लेंगे? क्या वो फिर से लापरवाही नहीं करेंगे? बहुत चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, लेकिन सब जिम्मेदारी इस टाइम मम्मी पर आ गई। हाँ तेरी मम्मी तो बहुत जवान है बेचारी। कहता है तो मैं तो यहाँ पर अभी हूँ, तो मैं चीजें संभाल ली मैंने माशाल्लाह। ओहो अपने मुंह में है मिट्टू। चालू ने मुझे वहां से किया है, फोर्स किया है, मम्मी पापा को लेकर आओ, मम्मी पापा को लेकर आओ। ओहो चालू ने कमेंट पढ़ लिए वहाँ पे बैठे बैठे, पढ़े पढ़े, बेचारी व्लॉग तो बना नहीं थी तो कमेंट ही पढ़ लूं। कहता है अभी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह मैं मुहर्रम के टाइम पर आऊंगा, मैं तब लेकर जाऊंगा। चलोगी तो बताओ, पूछ रहा है, बताओ बेचारी अपनी अम्मी से। अम्मी जाएगी इंशाल्लाह, पापा भी जाए कहता है पापा बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी सारी रिपोर्ट ठीक आई है, बस उनकी शुगर बढ़ी हुई आई है, और शुगर बढ़ी हुई को ब्रेन स्ट्रोक बताया दिया इन्होंने। कहते हैं कि इन्होंने ना ज्यादा मीठा खा लिया। जब डॉक्टर ने पूछा तो इन्होंने बता दिया क्या खाया था इन्होंने, रसगुल्ला और न जाने क्या क्या। अब सोचो कि एक शुगर बढ़ी हुई परेशानी को, जो इतनी बड़ी उनकी तकलीफ है जनाब के पापा से, उनसे बराबरी कर दी भाई। लस्सी, गन्ने का जूस, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सब कुछ खा लिया भाई साहब अंकल जी ने। तो उनकी अम्मी बताती हैं कि ये सब खाया है, अपनी बहन से बता रहे थे, हम सब नहीं देते हैं ये सारी चीजें घर में, क्योंकि वो घर से बाहर घूमते हैं तो जाके कहीं पर भी खा पी आते हैं। वाह बेटा बढ़िया है। और फिर आया भाई साहब कमाल का डायलॉग। कहते बाहर खा पी के आ जाते हैं, उनकी अम्मी ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज में, अब ये बाहर खा के आ जाते। कहते इसीलिए तो औलाद होती है लो भाई इसको याद आ गया, ये औलाद है उनकी। औलाद होती है अपने माँ बाप को सुकून देने के लिए। वाह क्या डायलॉग है। कहाँ है जनाब आपके पद चिन्ह माशाल्लाह मेरे बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन उसने पैसे भिजवा दिए हैं। माशाल्लाह मेरी बेटा बहू बहुत अच्छे
इसलिए तो बिठाया था, चालू खुश हो जाए क्लिपिंग देखकर। अब मैंने तारीफ करी है तुम्हारी। तो बस हम लोगों का यही प्लान है, घर भी बड़ा हो गया है, मम्मी पापा भी वहीं रहेंगे परमानेंट। ऐसा नहीं है कि परमानेंट रहेंगे, आते जाते रहेंगे, यहाँ से नहीं छोड़ेंगे, इनका दिल नहीं लगता वहाँ पे। कहता है मैं वहाँ पे रहता हूँ तो बैक ऑफ द माइंड मेरा वही चलता रहता है, क्या कर रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, क्या पिया होगा, क्या कर रहा होगा। वाह बेटा, तुम अगर ऐसे बेटे होते ना तो इस चीज का तोड़ कब का निकाल चुके होते। जैसे तुम्हारे साले साहब ने निकाला, उनको लगा कि नीचे रहना उनकी सेहत के लिए हानिकारक है, तो मियाँ बीबी को दूर कर दिया और अपने पास रख लिया। वाह, ऐसे होता है क्योंकि उनको पापा की सेहत पहले दिखाई दी। तुम्हारी तरह से नहीं, तुमने कोई तोड़ निकाला ही नहीं। वो क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है, वो हमें पता नहीं है, लेकिन पापा हमारे थोड़े से गर्म मिजाज के कहते हैं, उनको हर बात में गुस्सा भी आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी गुस्से में हो सकता है चालू को धमका देते हो। इसलिए चालू जो है ससुराल आते सड़ जाती है। कहते हैं लड़ाई कर लेते हैं। मम्मी आए बेचारी हमारी, उनसे जितना होता है उतना कर लेती। मेरे घर में 3 लोग रहते हैं, देखो क्लियर कर रहे हैं इस बात को कि सब रहते हैं, सब करते हैं, खाना पीना निकाल के वही देते हैं। अब आप इस बात को समझो कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमने इनके लिए परमानेंट नौकर रखे हुए हैं इनकी देखभाल के लिए, यानी कि जैसे जनाब ने उनके लिए देव भैया रखे हुए हैं, इनके लिए भी उन्होंने कुछ लोग प्रोवाइड करा रखे, समझ जाओ। तो अब इसलिए इनको कुछ मत कहो, बस इनकी जिम्मेदारी फ्री हो। कहते हैं मैं भी करती हूँ कि खाना पीना तो मैं ही देती हूँ उनको। तो 3 लोग हैं हमारे घर में, सभी लोग करते हैं। बता दिया भाई, चालू की सास ने एकदम बता दिया, चालू को अपना फिट कर दिया, को एकदम चने की जहाड़ पे चढ़ा दिया कि हमारी बेटी बहू बहुत अच्छी है, क्योंकि बहू ही पैसा देती है ना भाई, बिजली का बिल, घर का ग्रोसरी या व्हाटएवर जो भी कुछ है। क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो आपको सबको पता चल ही गया होगा कि इनके पापा का कोई काम वाम नहीं है। अब तो खैर क्या ही कर रहे होंगे, अब तो खैर उम्र भी ऐसी हो गई है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो ये लोग इनका खर्चा चलाते हैं। तो फिर केयर टेकर का खर्चा, हाउस हेल्प का खर्चा हो, ग्रोसरी का हो, बिजली का हो, जिस भी चीज का। तो हमारे घर में बहुत लोग हैं, देखभाल वही करते हैं, लेकिन हमारे पापा ऐसे हैं कि वो पेशेंट मानते ही नहीं है अपने आप को, पता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पता नहीं कौन हमें दुआ दे देता है अनजाने में, जो हमसे बन पड़ता है हम लोगों के लिए वो करते हैं। ये लोगों के लिए वो करते हैं जिन्होंने उम्रा के पैकेज के लिए अपने होटल में ऑफर निकाला लेकिन उम्रा पे ही नहीं भेजा। ये वो लोग हैं जो एक बीमार बच्ची के लिए फंड इकट्ठा करते हैं और अपने हिस्से का व्लॉग में दावा करते हैं कि हम इसकी पूरी अर्निंग आपको दे देंगे, और वो एक बीमार बच्ची का पैसा उनको नहीं देते। तो किसी और की तो खैर क्या ही मदद करेंगे। ये 2 एग्जाम्पल तो बहुत सामने के ही आप। ये वो लोग हैं जो दूसरों की मदद करने से पहले अपने खुद के लोगों की मदद करो। अब इनकी अम्मी का घर ठीक ठाक है, लेकिन देखा जाए तो इनकी नानी को टॉयलेट बाथरूम तक के लिए इतनी तकलीफ है, तो क्या एक टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाया जा सकता वहाँ पे, एक बोरिंग या कुछ भी चीज़ ऐसा करा के जिसमें टंकी रखवाई जाए, जिससे कि उनके लिए कम से कम इस चीज़ के लिए तो जरूरत पूरी हो। और कितना ही पैसा लग जाएगा, ये क्या एक चैरिटी में नहीं आता। ये कहते हैं कि आप जब किसी को दान करो या खैरात दो या किसी को सदका दो ना, तो पहले अपने घर से देखो, बाद में दूसरा आता है। अगर आपका भाई, बंधु, रिश्तेदार अगर कोई उस लायक है कि उसको जरूरत है, तो पहले उसको दो, उसका भी उतना ही सवाब लगेगा। कहता है पता नहीं किन किन लोगों की हमारी जो है दुआएं काम आ जाएंगी। बस हमारे साथ वही हुआ, इसलिए हमारे पापा ठीक हैं। पापा ठीक ही थे, उनकी शुगर सिर्फ बढ़ी हुई थी। तो चलो भैया, उनकी अम्मा ने भी दुआ दे दी, अल्लाह ताला तुम्हें सबको अच्छा रखे। तुमने सबने दुआ करी है, हमारे फनी के पापा ठीक हो गए। कहता है अभी ये हो सकता है कि मैं कल पापा को वापस से कानपुर लेकर जाऊँ, चेकअप कराने के लिए बुलाते हैं, फॉलो अप के लिए, और उसके बाद जब मैं अगली बार आऊंगा तो मैं यहाँ से इनको ले जाऊंगा। और मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और मेरी मम्मी ने आज क्या बनाया। कहता है वीडियो बनाने की इतनी इच्छा नहीं थी, हम ही लोग हैं, बस जितना हो सकता है उतना बना लेता हूँ। भाई मत बनाता तू एक शॉर्ट वीडियो में आकर बोल देता बस कि हम ऐसे ऐसे बात है, पापा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबके दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, पापा घर आ गए हैं, तो मैं भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और बाद में इंशाल्लाह आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बस बात खत्म थी। जहाँ इसका काम है वहाँ तो ये बिजी होता नहीं है, यहाँ इसको कोई काम नहीं है, यहाँ ये बिजी आ गया। ये यहाँ काम पे पहले ही बिजी होता तो अपनी बीवी को लेकर यहीं रहता ना, अगर यहाँ काम इतना होता तो इसके लिए काम में बिजी रहता हूँ। कहता मुझे ब्लॉग बनाना था क्योंकि मुझे आपको इन्फॉर्म करना था पापा की हेल्थ के बारे में। वाह भाई, क्या क्या बनाना है तो शॉर्ट वीडियो बना लेता ना भाई, 12 मिनट की वीडियो क्यों बनाई। तो बस अभी इंशाल्लाह खाना वाना खाएंगे। मम्मी ने बनाई है आज मछली, और मैं बस सारी अपनी पसंद की चीजें बनवाता हूँ, कभी कढ़ी, कभी मछली, और वो भी दुख के टाइम में मैं अच्छा अच्छा खाना बनवा के खाता हूँ। यही तो हमारा अपडेट होता है देने का। और भाई साहब, ये तो मछली खाने वाला था, ये तो लौकी बना दिया, इसकी मम्मी ने तो इसके साथ धोखा कर दिया। ये लौकी, ये सलाद, ये दाल और ये रोटी घी लगी हुई। फ्रेंड, ये 3 दिन से जाके ब्लॉग चल रहा है, तो आप बारी आ गई है इसकी एंड करने की। शाम हो गई है, तो शाम की जो धूप है वो मेरे मुंह पे पड़ रही है। आज मोदाहा में मेरा चौथा दिन है भाई इसका मोदाहा में,
क्या तू चौथे दिन क्या इसी कुर्ते में घूम, लेकिन व्लॉग तो फ्राइडे तक का ही आया है, यानी कि जल्दी से जल्दी एडिट हो गया है फ्राइडे तक, और फ्राइडे को ही अपलोड भी कर दिया। वाह बेटा। तो फ्रेंड आप सबके लिए दुआ करना, हैदर के लिए, भाभी के लिए, चालू की भाभी के लिए, और चालू के पापा के लिए, मेरे पापा के लिए, हमारी कार के लिए, हमारे नए फ्लैट के लिए, हमारी लिफ्ट के लिए, हमारी बिल्डिंग के लिए, हमारे मीरा रोड के लिए, हमारे मुदाहा वाले घर के लिए भी करना, और हमारे बिजली के बिल के लिए भी करना। कहता है यहाँ पे आके कुछ भी काम नहीं हो पाता, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, कानपुर है, बहुत दूर जाना पड़ता है, सच बताऊं तो टाइम नहीं मिलता। ओ भाई साहब इतना बिजी इंसान है। कहता हम तो उनसे हमेशा कहते हैं वही रहो, लेकिन इंसान माँ बाप के पीछे मजबूर हो जाता। अब देखो इमोशनल एंगल डाल रहे हैं, आगे चलकर उनको और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और ज्यादा बुढ़ापा होगा, तब भी उन्हीं की मनमानी करने दोगे, छोड़ दोगे उनको बेचारों को ऐसे हाल में। उनको ना थोड़ी पूरी जिंदगी उन्होंने मुदाहा में अपनी जिंदगी बनाई, तू भी पूरी जिंदगी यही रहा था, एडजस्ट हो गया ना, तो बस वो भी हो जाएंगे। ले जाने वाला बन, बहू बेटा ऐसे बनो कि तुम अपने पापा को यहाँ से ले जाओ, उनको समझाओ, उनको ये कहो कि आगे की जिंदगी तुम्हें हमारे साथ ही रहनी है, अपने पोते के साथ ही रहनी है, अपने परिवार में रहनी है। एक दिन सबकी धीरे धीरे करके जिंदगी बदलती है, तू भी तो जिंदगी भर यही रहा था भाई, कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको आदत पड़ेगी। अभी वो माशाल्लाह से जो है कन्विंस हो गए। और मैं चालू को बहुत खुशखबरी सुनाऊंगा, क्योंकि चालू की बहुत मर्जी थी, ये खुशखबरी सुनाएगा भाई उसे एंजाइटी हो जाएगी। वो भैया रैम कर उस, अभी वो नहीं जा रहे मुहर्रम तक, तो मुहर्रम तक तो बेचारे को चैन से जीने दे। तो अभी सब ठीक है, पापा भी ठीक है, आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं घर भी हमारा बड़ा हो गया, देखो कितनी लंबी लेंथ बढ़ा रहे जबरदस्ती का, देखो नीचे बैठ के बकवास कर लिया है, खाना खा के बकवास कर लिया है, वहां बैठकर बकवास कर लिया है, अभी भी इसकी लेंथ नहीं बढ़ी है। तो उसने कहा होगा कि थोड़ी सी देर की क्लिपिंग और जोड़ दो, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें बता दो, एक्सपर्ट है भाई वो समझाने में। उसने समझाया और इसने लेंथ बढ़ा दी, कान में एयरपोर्ट लगा रखा, हो सकता है भाई वो बोल भी रही हो, क्योंकि एक फोन से शूटिंग होती है और एक फोन से कॉलिंग होती है, कि ये बोल दो ये लाइन और पूरी हो जाएगी लेंथ। वाह बेटा बढ़िया है। किसी ने देखा है इसको कि कभी हेडफोन लगाते हुए व्लॉगिंग कर रहा हो? हम ऐसे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे पाए, हम तो अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं अपने माँ बाप को, हर बच्चा ऐसे करता है। तो मेरी ख्वाहिश यही रहेगी, चालू की ख्वाहिश यही रहेगी कि हम सब एटलीस्ट अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे भाई बस कर भाई, तेरे डायलॉग अब सच्ची मुझसे बोले भी नहीं जा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आपके माँ बाप खुश हैं, ओहो माँ बाप की खुशी का बड़ा ख्याल आ गया। जब बैग उठा के भागा था कि मैं जा रहा हूँ अपनी जिंदगी जीने के लिए, तब तो माँ बाप की खुशी का ख्याल नहीं आया था। वाह बेटा बढ़िया है। तो इसलिए माँ बाप की खुशी में देखना पड़ता है, लेकिन हम अब इससे ज्यादा कौन जानता है, मैं बीमारी ना हो, बस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भले दूर रह ले, बीमार ना हो मम्मी पापा। जिनके घर में बीमार होते हैं वो जानते हैं क्या परेशानी होती है, क्या मजबूरी होती है। और ये चालू के बताए हुए डायलॉग स्क्रिप्ट के हिसाब से ये पढ़ कर या सुन के उसके कान से एयरपोर्ट जो लगा रखा है उससे सुन कर बोल रहा है, क्योंकि इसको अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ानी थी और इसको भाषणबाजी देनी थी। भैया भाषणबाजी देने वाला तो दुनिया का आखिरी बंदा होना चाहिए, क्योंकि तूने कितना उखाड़ा है ना अपने माँ बाप के लिए, वो सबको दिखता है, कितना अपने आप से उखाड़ा है, कितना अपनी बीवी के नाम पर उखाड़ा। तू भाई भाषणबाजी मत ही दे और ज्ञानबाजी तो बिल्कुल मत कर। कहता है जिनके घर में लोग बीमार होते हैं उनका हमसे बेहतर कौन जाने। कहता है इंसान डेली घुटता है और गलती से अगर बड़ी बीमारी आ जाए तो बस तो इंसान का पल पल जीना मुहाल हो जाता है। अरे भाई बस कर इतने बड़े बड़े शब्द बोलना। तो बस ये सारी चीजें हैं। इंशाल्लाह इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड, ओपनिंग ले ली, एंडिंग ले ली, बकवास कर ली, सब कुछ तो कर लिया, फिर काहे की अपडेट थी। झूठ क्यों बोला कि उनको ब्रेन स्ट्रोक आया है। ब्रेन स्ट्रोक में और शुगर बढ़े हुए में जमीन आसमान का फर्क है। मैं ये नहीं कह रही कि शुगर बढ़ना कोई मामूली सी चीज नहीं है, वो भी खतरनाक होती है, लेकिन दोनों में फर्क होता है, दोनों की रिकवरी में टाइम लगता है। एक ऐसे हो जाता है कि जैसे अभी जनाब के पापा है, उनको फिर नए सिरे से फिर से शुरू करना पड़ेगा। इनको समझ में ही नहीं आता कि ये किसी भी बात को मुंह फाड़ कर कुछ भी बोल देते हैं बिना जानकारी के। खैर ये था चालू ओपी का और फनी का बेकार सा अपडेट वाला व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और आपकी क्या अपनी ओपिनियन है वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ और मिलते हैं आपसे लाइव में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।